Student, class 7th, exercise 5.1. We already discussed question number 1 to 4 in previous lecture. Now we will discuss question number 5. From algebraic expression using the following terms. फर्स्ट में दिया हुआ है 5d/3, 3b. तो हमें क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इन टर्म्स को हमने एक्सप्रेस करना है. ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो इधर 5d/3 को एज इट इज़ लिख दिया, ये कोमा हटाकर मैं ये प्लस का साइन डाल देता हूँ और ये 3b. ठीक है, दिस इज़ द आंसर. ये हमारा बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, हमने ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस देखे हैं, बस हमने क्या करना है, हमें टर्म्स दिए हैं उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना. नेक्स्ट देखो 3x दिया हुआ है, तो मैंने 3x लिख लिया, प्लस का है तो प्लस का, 2y लिख लिया, प्लस का है तो प्लस वाला डाल दिया. ठीक है, ये माइनस का है तो माइनस का. दिस इज़ द आंसर. ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट देखो 2x. ठीक है, कोमा हटाएंगे, अगला वाला वैसे ही माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे, 3y. दिस इज़ द आंसर. ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे टर्म्स दे रखे हैं वैसे राइट कर लो. देखो 5 दिया तो 5, प्लस का है तो प्लस का, ये भी प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का रख लो, ये प्लस का है तो प्लस का. ये भी बन गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस इज द आंसर. ये भी था. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन. फाइंड द मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. ठीक है, हमें मोनोनोमियल्स भी बताना है, बाइनोमियल्स भी बताना है और ट्राइनोमियल्स. अब ये मोनोनोमियल्स क्या हैं, बाइनोमियल्स क्या हैं, ट्राइनोमियल्स क्या हैं. देखो इधर मोनोनोमियल्स वो होते हैं ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म हो, ओनली वन टर्म प्रेजेंट हो. ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, ये लिखा हुआ है 175AB. इसमें कोई भी प्लस माइनस का साइन ही नहीं आ रहा. जब कोई प्लस माइनस का साइन ना आ रहा हो बीच में कहीं, ठीक है, यहाँ आ सकता है आगे, बीच में कहीं भी ना आ रहा हो, तो इसका मतलब वो एक ही टर्म है. इसका मतलब ये सारे मल्टीप्लाई में है ना. अब ये मल्टीप्लाई में तो ये वन टर्म मानी जाएगी, तो ये मोनोनोमियल है. बायनोमियल में होता है टू टर्म्स हो. टू टर्म्स कैसे, जैसे मान लो ये दिया 17x प्लस में 23y. एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, टू टर्म्स हो गई. ठीक है, बीच में एक प्लस का साइन आ रहा है या एक माइनस का साइन आ सकता है, तो ये बाइनोमियल्स हो गए. ट्राइनोमियल्स में होता है 3 टर्म्स, जहाँ 3 टर्म्स आए. ठीक है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5z. देखो 1 टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म्स आ गए हमारे पास. गॉट इट. अब ना इसके अलावा भी एक होता है पॉलिनोमियल. ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें मोर देन 3 टर्म्स आए, 3 से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं तो वो क्या है, एक मोनोनोमियल है. लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं 3x प्लस में 2y प्लस में 3z प्लस में t. 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म. अगर 4 टर्म आ रही है तो इसका मतलब वो एक पॉलिनोमियल है. गॉट इट, क्लियर. अब चेक करते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा मोनोनोमियल है और कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है. फर्स्ट देखो कितनी टर्म्स हैं, 1 2. कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं. अगर 2 टर्म्स हैं तो क्या होगा, बाइनोमियल. ये बाइनोमियल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3. 1 2 3, 3 टर्म्स हैं. अगर 3 टर्म्स हैं तो क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा. अब इसमें देखो 1 2 3 4 टर्म्स हैं. 4 टर्म्स में मैंने बताया क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, मोर देन अगर 3 है तो पॉलिनोमियल होगा. नेक्स्ट वाले में देखो कितनी टर्म्स हैं, 1 टर्म 2 टर्म, 2 टर्म्स हैं. जहाँ 2 टर्म्स होती हैं उस वहाँ क्या होता है, बाइनोमियल होता है. यहाँ देखो कौन सी टर्म है, ओनली 1 टर्म है. जहाँ 1 टर्म होगी तो वो मोनोनोमियल होगा. यहाँ देखो कितनी है, 1 2 3 टर्म्स हैं. जहाँ 3 टर्म्स होती हैं वहाँ क्या होता है, ट्राइनोमियल. ठीक है, नेक्स्ट देखो 2, इसमें देखो 1 2 3 टर्म्स हैं यहाँ पे भी. जहाँ 3 टर्म्स होती हैं वहाँ क्या होता है, ट्राइनोमियल
नोमियल, ये भी ट्राइनोमियल है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है 5.2। 5.2 में क्या दिया हुआ है हमें? राइट द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स अकरिंग इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें ना जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स दे रखे हैं उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 3x² प्लस में 5x, वो बोले कि कोफिशिएंट निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ। क्या होगा? x² के आगे जो भी लिखा होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा 3। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपने आप से 1 लिख लेना। ठीक है, वो उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये दिया हुआ है x² प्लस में 3x प्लस में 5। उसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो हमें क्या, यहाँ तो हमने सोचा कुछ भी नहीं लिखा होता, यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, पूछे कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से करना है। क्लियर हुआ? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर कोफिशिएंट्स बताने हैं जो भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं। एक वेरिएबल x² दिया हुआ है और एक x दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² ये रहा और x² के आगे क्या लिखा हुआ है? 2। तो मैंने इसका कोफिशिएंट लिख दिया। ये x² भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो सेकंड है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x को x के आगे क्या लिखा हुआ है? 3/4। तो 3/4 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, हमारे को दिया हुआ है ये, हम यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² y। x² y का कोफिशिएंट, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। फिर है कोफिशिएंट ऑफ xy² के आगे क्या लिखा हुआ है? 4, तो 4 हो जाएगा। फिर है कोफिशिएंट ऑफ y² है ना, तो y² के आगे क्या लिखा हुआ है? 6, तो 6 हो जाए। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, कोफिशिएंट ऑफ, पहले x² लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 25/4, मैंने 25/4 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ x, देखो कोफिशिएंट ऑफ x के आगे लिखा हुआ है माइनस का 13/2, तो -7 लेना है अगर हो तो। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे क्या लिखा हुआ है? 2/3, तो 2/3 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ x के आगे क्या लिखा हुआ है? -7, तो -7 लिख दिया। दिस इज द आंसर। क्लियर? सेकंड है हमारे पास, राइट द कांस्टेंट टर्म अकरिंग इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखो बेटा, लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स के आगे जो कोफिशिएंट थे वो लिख लिए थे। इस बार हमने क्या लिखना है? कांस्टेंट टर्म लिखनी है। अब याद रखना, कोई भी नंबर वगैरह लिखा हुआ हो उसके आगे कोई x² लिखा हो, मतलब ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ हो तो वो कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा नंबर उस इक्वेशन में देखना, उस एक्सप्रेशन में देखना जिसके पीछे x, y या कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट ना हो। ठीक है, अब इधर देखो 3x², इसके पीछे x² है मतलब वेरिएबल है, इसके पीछे भी वेरिएबल है बट इसके पीछे वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी? कांस्टेंट टर्म इज -27। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म मैंने बोला जिसमें x या ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट आ रहा हो जिसके पीछे, जिस नंबर के पीछे, तो इसका मतलब वो वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट वही होगा जिसके पीछे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे 5। नेक्स्ट वाले में कांस्टेंट टर्म है, नेक्स्ट वाले में देखो इधर x² आ रहा है, इधर भी x² आ रहा है, बट ये अलोन है, ये अकेला है, तो 7/5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें देखो u² आ रहा है, ये u आ रहा है, ये कितना है? कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी हमारे पास 5/7।
क्योंकि इसके पीछे कुछ भी ABCD का अल्फ़ाबेट नहीं है। अब नेक्स्ट वाले में देखो, U भी है, V भी है, W भी है और डिवाइड में 3 भी है। ठीक है, तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या इसमें कोई कॉन्स्टेंट टर्म है? नो, इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक साथ में ही माने जाएंगे। तो यहाँ आएगा नो कॉन्स्टेंट टर्म, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द कोफिशिएंट ऑफ। हमने कोफिशिएंट लिखने हैं, किसके लिखने हैं? पहले दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में x इन 12x, मतलब 12x में x का क्या कोफिशिएंट है? 12x में x का क्या कोफिशिएंट है? अब देखो 12x के अंदर x का कोफिशिएंट क्या होगा? 12 होगा, तो 12 आ जाएगा, 12 आंसर। ठीक है, अब इधर देखो हमें दिया हुआ है 7x² में माइनस का x² का कोफिशिएंट क्या है? ठीक है, अब इधर देखो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 7x का क्यूब दिया हुआ है, मैं इसे ये लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 1 हो और इसकी पावर 2 हो तो दोनों मिलके वापस x3 बना लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए था? x² का, तो हम x² को छोड़ देते हैं। बाकी देखो हमारे पास क्या बच गया? 7 बचा और x बच गया, तो 7x आ जाएगा। अब यहाँ माइनस हो रहा है इसके पास में, तो अपने आप माइनस लगा देंगे यहाँ, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये सिस्टम है। अगर ये समझ में ना आए तो अब ये देखो क्या करना है, 7 तो चाहिए ही चाहिए, 7 तो है ही है, आगे आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है। ठीक है, तो पावर जितनी भी दे रखे वो हम क्या कर देंगे, वहाँ से माइनस कर देंगे। कितनी भी रह जाएगी? 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगी बस। नेक्स्ट वाला देखो, इसी तरह से हमें xy का कोफिशिएंट चाहिए 3x, हमें दिया 3x³ y, इसमें हमें xy का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, अब इधर देखो यहाँ पे भी x की पावर 1 और यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 1, 3 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, माइनस कर दो, कितनी पावर आ जाएंगी? 2। अब यहाँ देखो 1 ये 1 दोनों ही माइनस हो जाएंगी, तो कितनी बच जाएगी? 0 बच जाएगी, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये देखो xy में xy का ही कोफिशिएंट देखना है, तो xy के आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ, तो 1 कोफिशिएंट हो जाएगा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले में देखो y इन, हमें y का कोफिशिएंट बताना है। y के आगे क्या पड़ा है? माइनस का 3x² पड़ा है, तो माइनस का 3x² आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो uv का कोफिशिएंट बताना है, uv को छोड़ दो, यहाँ पे बचा क्या? 5w, तो 5w आंसर आ जाएगा, ये कोफिशिएंट हो गया, दिस इज द आंसर।